Hello students, how are you all of you? I hope all will be fine. So we are starting today Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम। देखो लास्ट वीडियो में हमने रोल्स थ्योरम को स्टडी किया था। आज हम Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम बोलेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल देते हैं। ठीक है, देखो ये Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम क्या है और इसके अंदर क्या कंसेप्ट लिया गया है। तो क्या कहता है ये, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल, अगर कोई भी फंक्शन आपका क्या है डिफाइंड, ठीक है, डिफाइन का मतलब होता है वो वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, किसी भी इंटरवल ए बी पर, सच दैट क्या कंडीशंस हैं, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, वो क्या होना चाहिए फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज डेरिएबल, एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डेरिएबल होना चाहिए ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, और ए बी के ऊपर वो क्या होना चाहिए, डेरिएबल होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू या वन पॉइंट, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, तो वहां पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा एक्स इक्वल टू सी, वेयर सी बिलोंग टू ए बी, सी कहाँ से होगा, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट होगा, सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय में बी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा आपका एफ डैश सी। देखो हमने रोल्स थ्योरम में पढ़ा था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डेरिएबल है और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो वहाँ पे मीन हमारी जो रोल्स थ्योरम है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, वो सेटिस्फाइड होगी, वहाँ पर अप्लाई होगी। अब पढ़ रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर दो कंडीशन, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है, डेरिएबल है, तो वहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर आपका जो एफ डैश सी है वो इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय में बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। वहाँ एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होता था। अब एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होता था तो वो पैरेलल टू क्या चली जाती थी, वो जो टेंजेंट आती थी उस पॉइंट पर एक्स इक्वल टू सी पर, वो टेंजेंट आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू किसके है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय में बी माइनस ए। तो इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी वो देखो, बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है यहाँ पे। जैसे हमने ये ले लिया, इस तरह से हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ कोई भी कर्व ले रहे हैं, इस तरह से मैंने एक कर्व ले ली। ठीक है, तो ये इसके इनिशियल पॉइंट्स ले लिए मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से ये क्या जाएगा आपका एफ ऑफ ए आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए ले लिया। इस पॉइंट पे क्या ले लिया हमने यहाँ पे एक्स इक्वल टू बी, तो ये क्या बन जाएगा आपका एफ ऑफ बी। तो ये पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका एफ ऑफ ए। ठीक है, और ये पॉइंट आ गया बी एफ ऑफ बी। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आ गए। अब बात आती है कि वो एक्स इक्वल टू सी कौन सा पॉइंट होगा। एक कोई भी पॉइंट लेना है हमें, जैसे यहाँ ले लिया हमने एक पॉइंट, ये आ गया आपका एक्स इक्वल टू सी, यहाँ पर एक्स इक्वल टू सी है तो यहाँ पे वो टेंजेंट है। अब ये किसके पैरेलल जाते हैं, ये जाती है बेटा कॉर्ड पॉइंट ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट्स, that is a chord which is joining the initial points of the given curve। जो भी आपकी कर्व है उसके इनिशियल पॉइंट का मतलब है जो ए और बी से इंटरवल स्टार्ट हो रहा था, ये ए है ये बी है, आपका ए से बी तक ये कर्व जा रही है, तो इन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो कोड है उस कोड के ये टेंजेंट क्या जाएगी आपकी पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या रखा गया है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय में बी माइनस ए। क्लियर है ये चीज़ दिमाग में रखना हमेशा। रोल्स थ्योरम में जो टेंजेंट होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाती है, बट मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होती है, एक्स इक्वल टू सी, उस पॉइंट पर कम से कम एक टेंजेंट तो ऐसी होगी जो कि उसके जो पॉइंट हैं, जो उसके मतलब एंड पॉइंट्स हैं, कर्व के एंड पॉइंट्स हैं, उन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो कोड होगी उस कोड के क्या होगी, पैरेलल जाएगी। तो ये थी आपकी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। सो अब देखते हैं हम लोग हमारे एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपका स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड इंटरसेप्टेड ज्योमेट्रिकली। यहाँ पे इसको स्टेट मतलब इसकी स्टेटमेंट भी देनी है और प्रूफ भी करना है। प्रूफ मैंने अभी के लिए आपको नहीं करवाया, मैथ में है आपके एज इट इज़, तो आप लोग एक बार उसको रीड कर लेना। ठीक है, शायद उससे आपको समझ ना आ जाए, ना आए फिर आप मेरे को बोल देना, मैं आपको एक वीडियो में अलग से करवा दूंगी इसका प्रूफ। ठीक है, फिर हम अलग से ही करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है एक थ्योरम का प्रूफ करवाने में। ज्योमेट्रिकली मैंने आपको इसको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा,
वेरीफाई लिंगरेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस के लिए हमें लिंगरेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो देखो किस क्वेश्चन कैसे दिए होंगे, किस तरह से आपको करना है। सो एफ ऑफ एक्स दे दिया हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ऑन 0 4 इस पॉइंट पे देना है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स दे रखा है यहाँ पे इन्होंने। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन क्या है। ये आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल पर क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस जाएगा आपका फंक्शन, ठीक है। अब ये कॉन्टिन्यूस तो हो गया। अब हम इसके लिए डेरिएबल चेक करते हैं। तो डेरिएबल में क्या करना होता है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैम डेरिएबल समझ नहीं आ रहा, तो मैं इस वीडियो में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। डेरिएबल का मतलब होता है जो भी आपका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है। जैसे हमने डेरिवेटिव निकाल लिया 2x + 1। अब 2x + 1 इसका डेरिवेटिव आ गया। ये देखो कि जो इसका डेरिवेटिव आ रहा है वो हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब यहाँ देखो x की आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, कोई ना कोई रियल नंबर आ रहा है आपका, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। कोई इस तरह की फॉर्म का नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो 1/x आ गया और जो x है ये रेंज आई हुई है, जैसे हमारे 0 से 4 है। हमें पता, अगर हमने यहाँ 0 रख दिया, अगर यहाँ पे ओपन में होता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे -1 से 4 लेके चलो, ठीक है, तो बीच में 0 भी आएगी। अब बीच में अगर 0 इसमें पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो वहाँ पे फंक्शन आपका डेरिएबल नहीं होता। मतलब जो भी आपका डेरिवेटिव आ रहा है वो आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एग्जिस्ट कैसे करता है, उसको देख के ही आपको पता लगेगा वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसमें जब जब आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखोगे इस इंटरवल के बीच की, कोई ना कोई यूनिक वैल्यू आएगी इसके आंसर में, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आगे करेगी। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या लिख देते हैं यहाँ पर, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 4। इन वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट होना चाहिए। इससे बाहर की वैल्यू के लिए बेशक एग्जिस्ट ना हो, वो हमारी दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ जो इंटरवल दिया ओपन इंटरवल, ये भी जरूरी नहीं है 0 4 नहीं, 0 और 4 के बीच की वैल्यूज़ पर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई उसका आंसर आना चाहिए। ये नहीं है कि वो नॉट डिफाइंड हो तो फंक्शन वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये है सिंपल सा फैक्ट इसका। सो क्या लिख दोगे, एफ ऑफ एक्स इज वेरिएबल। वो क्या है, वेरिएबल आपका, ठीक है। तो अब दोनों कंडीशंस हो गई हमारी। तो क्या लिखोगे, 10 both the conditions of Lagrange mean value theorem is satisfied. Hence पूरी लाइन लिखनी है ये, there exists at least one point C belong to, कहाँ से, इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा वो 0 4 such that f dash c equal to f of b minus f of a by में b minus a, ठीक है। यहाँ पे a कितना है आपका 0 और b कितना है 4, ठीक है। जो पॉइंट दिए होते हैं वही होते हैं हमारे a b। तो पहले आप निकाल लो या तो इनको अलग अलग, ठीक है, पुट करने से पहले। तो हम यहाँ पे f ऑफ a निकाल रहे हैं, तो f ऑफ a क्या होगा आपका f ऑफ 0। f ऑफ 0 जो आपका फंक्शन है वहाँ 0 रख लो x की जगह। तो 0 + 0 - 1 कितना आएगा, 0 + 0 - 1 दैट इज इक्वल टू -1। f ऑफ b, f ऑफ 4 तो रखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 4 माइनस का 1 तो कितना आ गया, 20 में से 1 गया आपका, आ गया 19 आ गया ये आपका। अब ये -1 आ गया, ये 19 आ गया। तो आगे देखते हैं। अब हमें पता है f डैश c निकालना है, तो f डैश c कहाँ से आएगा, पहले आपका f डैश x से। f डैश x क्या है आपका,
एफ डैश एक्स है हमारा 2x प्लस 1, तो एफ डैश सी कितना आएगा आपका 2c प्लस 1। तो इस एफ डैश सी की जगह क्या रखोगे 2c प्लस 1, सो 2c प्लस 1 इक्वल टू दूसरी तरफ यहाँ रखना है एफ ऑफ बी कितना है आपका 19, माइनस में -1 बाय में 19 माइनस में -1, तो 19 प्लस 1, ओ सॉरी यहाँ पे तो b माइनस 1 रखना है, b माइनस ए, b कितना है 4, सो 4 माइनस 0, तो ऊपर तो 19 और माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया 20 और नीचे 4, तो ये कितने पे कट गया 5 पे, तो ये आ गया आपका 2c प्लस 1 इक्वल टू 5, 1 उधर जाके क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया, 2c इक्वल टू 4, c इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, c इक्वल टू कितना आ गया 2, 2 बिलोंग्स टू 0 to 4, 0 से 4 के बीच में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स हमारी मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गई वेरीफाइड। कर लोगे, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम थी आपकी। अगर आपने रोल्स थ्योरम अच्छे से किए तो मीन वैल्यू थ्योरम भी वही चीज़ है, बस कॉन्टिन्यूस करना है, डेरिवेबल करना है और फिर ये फॉर्मूले में अप्लाई करना है, कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर जैसे हमारे क्वेश्चंस हैं, सेकंड है सिंपल क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस 3 इसको x पर -3x बना लोगे, 4 5 पे चेक करना है, पोलिनोमियल है तो कॉन्टीन्यूअस भी होगा डेरिवेबल भी होगा। तो आई थिंक इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप रोल्स थ्योरम में पीछे कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, डिस्कस दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा ए कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑन ए बी। अब पहला कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो हमें पता है कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस होने के साथ साथ ही आपका वेरिएबल भी होगा, एग्जिस्ट करेगा आपका। देखो क्योंकि पहले तो कॉन्टीन्यूअस हो गया, कॉन्टीन्यूअस करने के बाद वेरिएबल में एफ डैश एक्स निकालोगे। अब कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, और जीरो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है आपका, तो फंक्शन वेरिएबल भी हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हेंस देयर एग्जिस्ट at least one point C belong to A B such that f of B minus f of A by में B minus A equal to f dash C। अब f dash C तो आपका जीरो है, तो f of B का मतलब है जब यहाँ B रखोगे तब भी ये वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी, अल्फा ही आएगी। अब ध्यान दो, आप लोगों ने ये चीज़ तो पीछे भी कर रखी होगी। अगर f of x इक्वल टू 4 है, ठीक है, और मैं ये निकालूँ कि f of 1 कितना होगा, तो f of 1 भी 4 ही होगा क्योंकि ये x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये एक इंडिपेंडेंट है कॉन्स्टेंट अपने आप में अकेला। हर वैल्यू के लिए x की कोई वैल्यू रख लो, f of 3 निकाल लो तब भी 4 ही आएगा, f of -2 निकाल लो तब भी 4 आएगा, हर वैल्यू के लिए सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जब आप f of b निकालोगे वो भी अल्फ़ा होगा, f of a निकालोगे वो भी अल्फ़ा होगा। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे कि f डैश c इक्वल टू f of b माइनस f of a बाय में b माइनस a, ये लगाओगे f डैश c तो क्या आएगा आपका ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव अल्फ़ा का जो f ऑफ x इक्वल टू अल्फ़ा है उसका f डैश x क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो f ऑफ b की जगह क्या रखोगे, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय में b माइनस a दैट इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। क्योंकि देखो अल्फ़ा में से अल्फ़ा गया, जीरो बाय समथिंग इक्वल टू ज़ीरो ही होता है। अब हमें पता है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए जो वैल्यू आ रही है ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब c हमेशा ही ज़ीरो रहेगा। ठीक है, हर एक पॉइंट पे ज़ीरो रहेगा। तो वहाँ पर ये देख लो कि वो इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। इंटरवल क्या दे रखा है, ए से बी तो कोई भी वैल्यूज आएंगी तो उसमें ज़ीरो भी आएगा। तो क्या लिख दोगे, हैंस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में से वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ एक्स ऑन -1 एक इसी तरह का क्वेश्चन है, मोड ऑफ x + 2। ठीक है, यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट करवा देती हूँ मैं आपको। जैसे थर्ड होगा वैसे ही आएगा आपका सेकंड। ठीक है, और वैसे ही इससे नेक्स्ट वाला होगा। क्लियर है, ये चीज़ें बिल्कुल सेम जाएंगी आपकी। एक मिनट, जो ये क्वेश्चंस हैं आपके मोड वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी और डेरिवेटिव भी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेंगी। वो चीज़ें हमने की नहीं है, तो आप अभी के लिए थर्ड जो क्वेश्चन है इसको ड्रॉप कर दो यहाँ से। ठीक है, मैंने अभी ध्यान दिया इस पर भी, इनमें तो चेक करनी पड़ेंगे हमें। तो जो आपके मोड वाले क्वेश्चन हैं इनको हम बाद में करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एक्सरसाइज में या पिछले में जो भी आए हैं
वो आप अभी के लिए ड्रॉप कर देना, ठीक है। 6 चैप्टर करने के बाद इनको करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई लिग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस x + 1/x। ये आपके अब सिंपल क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को। x + 1/x दिया है ऑन द इंटरवल 1 3, f ऑफ x है x प्लस में 1/x ऑन 1 3, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं क्या बनेगा, ये x² + 1 बाय में x 1 से 3 है, मतलब 0 का तो रोल ही नहीं है। तो फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन क्या होगा आपका, कॉन्टीन्यूअस होगा। कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होगी, तो f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूअस ऑन -1 3, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। फिर हमने f' निकाला। f' कैसे निकलेगा, इसका डेरिवेटिव करोगे, इसको डेरिवेट कर लो, x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का -1/x²। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा आपका x² - 1/x²। अब ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 से 3 के बीच में 0 का ही चक्कर होता है नीचे, तो बाकी तो सभी वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, 0 नहीं होना चाहिए बस नीचे। तो नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका f ऑफ x इज डेरिएबल। कर लोगे। अब डेरिएबल भी हो गया आपका, दोनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो हैंस देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C belongs to 1 3 such that f' equal to f of 1 माइनस में 3 माइनस में f of 1 बाय में 3 - 1। तो f' कितना आएगा, f' ये है आपका, तो यहाँ पे c रख दो, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ, आप लोगों को कंप्लीट करना है जैसे हमारे लेंथी फॉर्म में होता है, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ सारा क्वेश्चन। f ऑफ 3, x की जगह 3 रखोगे, कहाँ है हमारा फंक्शन, ये है। 3 + 1/3 कितना बनेगा, 10/3, 3 + 1/3, या यहाँ कर लो, ये रहा 3 रखना है, 9 3 का स्क्वायर 9 9 + 1/3 10/3, माइनस में f ऑफ 1 रखोगे तो 1 + 1/1, तो 1 + 1 तो 2 हो गया, तो माइनस का 2, बाय में 3 में से 1 गया 2, तो ये जाएगा 2 3 = 6, 10 में से 6 गया 4, बाय में 3 × 2, तो सॉल्व होके ये आ गया 2/3। तो ये आ गया आपका c - 1 बाय में c² = 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, ठीक है। 3c² - c = 2c², ये आ गया। इधर ले आओ इस c को, इसको उधर ले जाओ, 3c² में से 2c² गया, c² = 3, c = √3, दैट इज ±√3, ठीक है। c = क्या आ गया आपका, ±√3। अब आपको पता है √3 की वैल्यू, c आ गया हमारा ±√3, जो कि आपको पता है √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब 1.732 हमारी रेंज के अंदर कर रहा है, देखना ध्यान देना, ये था हमारा, लिखा नहीं क्या मैंने यहाँ पे, ये रहा 1 और 3, 1 और 3 के बीच में ही आ रहा है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बिलोंग्स टू 1 3, हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। कर लेंगे सभी। देखो बेटा आगे हैं ये क्वेश्चंस आपके, √25 - x² है, तो यहाँ पे फंक्शन ये है आपका, आप लोगों को पता है -3 से लेके 4 तक, क्योंकि अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 25 - 25 भी 0 ही जाएगा, डेफिनेट वैल्यू ही जाएगी। 5 से ऊपर की अगर कोई वैल्यू रखते हैं, हम 6 रखते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर, तो नेगेटिव बन जाएगा, वहाँ ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन -3 से 4 तक सभी वैल्यूज़ के लिए डेफिनेट वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा आपका, कॉन्टीन्यूअस होगा। फिर जब f' निकालोगे तो ये आएगा आपका 1/2 √25 - x², ऊपर फिर -2x, तो 2 से 2 कट गया, -x/√ समथिंग आएगा। तो उसमें भी हमें पता है कि नीचे जो ये आएगा आपका √, उसमें इन वैल्यूज़ के बीच में कहीं भी वो 0 नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे डेरिएबल भी होगा। फंक्शन डेरिएबल भी है, तो आपको कंडीशन अप्लाई करनी है और उसको सॉल्व करना है। देखो बेटा सॉल्विंग मेथड्स हैं आपके, वो आपको सीखना होगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करोगे, आपका ही इम्प्रूव होगा, ठीक है। टीचर्स तो कर चुके हैं इन चीज़ों को, तब तो आपको करनी है, हमें सिर्फ मेथड सिखाना होता है आपको, ठीक है। तो मेथड मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो आपको खुद ही ट्राई करने हैं सभी क्वेश्चंस।
फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो हम कर लेंगे, अदरवाइज सभी इजी क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं सबको। वेरीफाई लिग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसी तरह से ये दोनों पार्ट भी हैं आपके, ठीक है। 1 से लेके 4 के बीच में है, तो ये सिर्फ 4x कोई भी वैल्यू रखोगे आप, 4 1 जा 4 रख रहे हो या 2 रख रहे हो, 3 रख रहे हो, 4 रख रहे हो, किसी पे भी पॉजिटिव ही आ रहा है, कॉन्टीन्यूस भी होगा, डेरिएबल भी होगा, तो डायरेक्ट सॉल्व करना है आपको इसको। ये भी आपका कॉन्टीन्यूस डेरिएबल दोनों होगा। फिर आ गया f(x) आ गया log x ऑन 1a, log x आ गया है, तो log x भी क्या करता है आपको पता है, लॉगरिथम फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं। 1 से e तक ये फंक्शन क्या होगा आपका, कॉन्टीन्यूस होगा। log x का f(x) का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x। अब 1 से e में 0 तो आएगी नहीं, क्योंकि 0 तो पीछे रह चुकी है, तो एग्जिस्ट भी करेगा, तो डेरिएबल भी होगा। तो f(b - f(a) बाय में b - इक्वल टू क्या रख दोगे, f'(c) रख दोगे, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं सारी की सारी, सिर्फ सॉल्विंग प्रोसेस है आपका इनमें। मेरे अकॉर्डिंग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो आप नहीं कर सकते, सभी आप कर चुके हो पीछे। tan इनवर्स का है, जैसे tan इनवर्स x में भी क्या होगा आपको पता है, tan इनवर्स कॉन्टीन्यूस फंक्शन। देखो टेंजेंट आपका कॉन्टीन्यूस नहीं होता, लेकिन जहाँ पर बात आती है tan इनवर्स की, वो अलग चला गया, ठीक है, उसका रिवर्स प्रोसेस चला जाता है। तो ये फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस होगा 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इंटरवल दिया गया है, देखो हमें पता है टेंजेंट कॉन्टीन्यूस नहीं होता, लेकिन इंटरवल देखो, जब आप इसको सॉल्व करते हैं, हम थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसने दे दिया tan इनवर्स x, ठीक है, अगर हम tan इनवर्स x को थीटा ले, टेंजेंट इनवर्स उधर जाएगा, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू x आएगा। इस x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, x दे दिया इसने 0 से 1। अब 0 से 1 के बीच की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 0 से मतलब अगर हम टेंजेंट 0 को देखें, तो टेंजेंट 0 आपका 0 होता है, और टेंजेंट 90 आपका कितना होता है, इन्फिनिटी। इसके बीच में एक वैल्यू होती है टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 होता है आपका 1। तो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक तो ये कॉन्टीन्यूसली चलता है, और 1 से इन्फिनिटी तक फिर आगे चला जाता है, फिर वहाँ पर इन्फिनिटी पे ब्रेक लगता है, और वहाँ से आगे की जो वैल्यू है, वहाँ पे दोनों में जो कॉन्टीन्यूटी होती है वो टूट जाती है। लेकिन 0 से 45 तक तो ये क्या है, एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तुम्हारा जो इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग tan इनवर्स x आपका 0 से 1 पे क्या जाएगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन जाएगा। क्लियर है, तो ये कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या दिया था, f(x) दिया था tan इनवर्स x ऑन 0 to 1, कॉन्टीन्यूस निकाल लोगे, फिर f'(x) निकालेंगे, f' tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/(1 + x²). अब ध्यान दो, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे आप, ये एग्जिस्ट करेगा, तो f(x) इज डेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, f' इक्वल टू f(b - f(a) बाय में b - a, ठीक है, f'(c). अब f'(c) क्या बनेगा आपका, f'(c) बनेगा 1/(1 + c²। f(b) का मतलब है f(1) निकालना है आपको। f(1) का मतलब है tan इनवर्स ऑफ 1, यही जाएगा, इक्वल टू अगर थीटा रखते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया tan थीटा इक्वल टू 1, और 1 कितने पे होता है, π/4 पे होता है। एक मिनट, हाँ जी, π/4 पे होता है आपका ये, हाँ ठीक है, π/4 आएगा। या फिर आप tan इनवर्स 1, तो एक सेकेंड, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस में tan इनवर्स ऑफ 0 ऐसे रखते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस में tan इनवर्स ऑफ 0 बाय में 1 - 0, ठीक है। तो ठीक है, हाँ ऐसे ही करेंगे इसको। यहाँ π/4 रख दो, माइनस में 0 कितने पे होता है, 0 पे होता है, बाय में 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो π/4 प्लस में π/4 c² इक्वल टू 1, ये आ गया। सो π/4, एक सेकेंड, थोड़ा सा सॉल्विंग प्रोसेस अलग हो गया, इसको ऐसे कर लो, π/4 × 1 + c² इक्वल टू 0, 1 रखोगे तो 1 + c² क्या आ जाएगा, पलट जाएगा उधर जाके, 4/π आ गया।
सो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/π-1, तो सी स्क्वायर सी इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस पाई बाय में पाई और ऊपर रूट प्लस माइनस में, ठीक है। अगर पाई की वैल्यू आप यहाँ रखते हो 22/7 तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ 22/7 रखते हैं तो 4 माइनस में 22/7 और नीचे भी 22/7 कितना आएगा 28 में से 22 गया 6/7 इंटू 7/22 ये 3/11 रूट ऑफ 3/11। अब जब आप रूट ऑफ 3/11 निकालोगे वो आपका 0.1 और 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि ध्यान दो जब हम इसको निकालेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका रूट भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 0 से तो ऊपर आएगा ही आएगा, तो 0 और 1 से बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। कर लेंगे सभी। 6th क्वेश्चन आपका फाइंड ए पॉइंट, आगे हाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक आप कर सकते हैं, इजी है ये। फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल टू x-3 का स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग 3 0 एंड 4 1। ये 2 पॉइंट दे दिया यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे इसने पैराबोला की इक्वेशन दी है तो फंक्शन हमारा ही पैराबोला की इक्वेशन ही होगी, ठीक है। अब आपको पता है पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला आपका कॉन्टिन्यूस होता है तो कॉन्टिन्यूस होगा हर एक पॉइंट पर। फिर जब आप इसको डेरिवेट करोगे तो ट्वाइस ऑफ x-3 निकलेगा, तो वो क्या करेगा यूनिकली एग्जिस्ट करेगा तो डेरिएबल भी होगा, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ पे c की वैल्यू निकाल लेंगे। अब c की वैल्यू तो आप लोग निकाल लोगे, वो वहाँ से बिलोंग भी करेगी, ठीक है। तो c की जो वैल्यू आएगी वहाँ पर वो x की वैल्यू आएगी, और इसने क्या कहा है फाइंड अ पॉइंट, पूरा का पूरा पॉइंट निकालना है हमें पैराबोला के ऊपर। तो x की वैल्यू तो c की वैल्यू आ जाएगी, y कैसे निकाल दोगे, y आ जाएगा आपका x की वैल्यू यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। वो जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा आपका जिस पॉइंट पे ये क्या है जो आपको पॉइंट निकालना है, ठीक है। फिर साथ में ही यहाँ पे इसके बस इतना ही करना होगा आपको, हाँ पॉइंट ही निकालना है, ठीक है। सिर्फ जो आपकी c की वैल्यू आती है उसको वहाँ पे रख के x की जगह वहाँ से क्या करोगे y निकालोगे, वही पॉइंट आपका क्या आएगा ऑन दी पैराबोला वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग 3 0 एंड 4 1, ठीक है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, एक पॉइंट है इसके अंदर मेन जो मुझे आपको बताना है, अभी दिमाग में आ गया मेरे, कि जैसे इसने ये बोल दिया कि वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग। अब इसने ये तो कोड के पॉइंट दे रखे हैं, एक मान लो जैसे 3 0 दे रखा है और एक क्या दे रखा है इसने 4 1। तो जो हम पॉइंट लेते हैं ना, हमें जो पॉइंट लेना होता है एक्स के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो फंक्शंस की वैल्यू है ये, दूसरी तो क्या है उनके फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि टेंजेंट यहाँ आएगी और इन कोड को मिलाने वाली ये आएगी, ये कोड आएगी दोनों पॉइंट को मिलाने वाली, इनको पैरेलल है। तो हमें जो पॉइंट चाहिए होता है ए बी, वो ए बी क्या आएगा आपका 3 4 आएगा, ये दिमाग में रखना। ये आपका 3 एफ ऑफ ए है और ये आपका 4 एफ ऑफ मतलब एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4, इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं ये सीधी आपकी। जब इनको रखोगे ना आप यही आएगी 0 और 1, क्लियर है माइंड में, इससे अलग कुछ नहीं है, ये सिर्फ यही करना आपको, सी की वैल्यू निकाल के उसको वाई में रख देना और ये दिमाग में रखना। कर लोगे सभी। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है फाइंड अ पॉइंट ऑन द ग्राफ y इक्वल टू x3। अब x3 का आ गया, पोलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस होगा, डेरिएबल भी होगा। इसी तरह से c की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। c की वैल्यू x की आएगी तो उसको कहाँ रखोगे, यहाँ पे रख दोगे इसमें, वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी y की आ जाएगी। वही आपका पॉइंट आएगा विच इज़ पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग 1 1 एंड 3 2 7 यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करना है, हमें इसी थ्योरम का यूज़ करना है। तो इसमें आपका जो इंटरवल आएगा वो कितना आएगा 1 से लेके 3 तक आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ही 1 से 3 बना देना उसको इंटरवल को। कर लोगे, बस सॉल्व करना, लास्ट में ये लाइन लिखनी है आपको। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, यूजिंग लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू रूट ऑफ x-2 डिफाइंड इन द इंटरवल 2 3। इंटरवल दे रखा है इसमें सीधे, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व। सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, कर सकते हो। एग्जाम्पल भी है आपके पास सेम, अगर आप लोग एग्जाम्पल से हेल्प लेना चाहो देख सकते हो। फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस किया गया है, वेरिएबल किया गया है, फिर यहाँ पे वो कंडीशन लगा दी गई, सॉल्व कर दिया। यहाँ से देखो सी की वैल्यू निकाल दी इसने, सी की वैल्यू वहाँ से बिलोंग कर रही है, तो जो एक्स की वैल्यू है वही बन गई, सी की वैल्यू एक्स की वैल्यू बन गई, उसको वाई में रख दिया, वाई की आ गई, तो वो पॉइंट आ गया जहाँ पे वो कोड उसके पैरेलल है। पीछे वाले तीनों क्वेश्चन बिल्कुल इसी मेथड से होंगे जो मेथड यहाँ दिया हुआ है।
कर लेंगे। तो ये थी आपकी लीनियज मीन वैल्यू थ्योरम 7.11। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, उसके लिए सभी बच्चे व्हाट्सअप करें, मुझे ये बताएं कि आप लोग कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं। 3rd से स्टार्ट करना चाहते हैं, 1st से स्टार्ट करना चाहते हैं, या 8th से ही आगे करें। अकॉर्डिंग टू मी तो हमें लगता है कि हमें 1st से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग 3rd तक कर रहे थे दूसरे टीचर से, इसीलिए मैंने 7th स्टार्ट करवा दिया था। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं हमारे इन चैप्टर्स में जो पीछे वाले चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे अब हमारे ये आ गया था कॉन्टीन्यूटी, डेरिवेटिविटी, इसका चैप्टर पीछे है जो हमने किया नहीं, तो अब हमें प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। तो अगर वो किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। फिर भी कोई बात नहीं, हमने ये चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो रहता है पार्ट 1-2 क्वेश्चन रहते हैं वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, बेटा आप बताओ कि हमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। 1st स्टार्ट करें या 3rd स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू।